हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञानशील एजुकेशन। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं एक ऐसी पोस्ट के बारे में बात करूंगा आपसे जिसके बारे में आपको बहुत कम जानकारी है और बहुत ज़्यादा गलतफहमी है। और ये जो आपकी कम जानकारी और ज़्यादा गलतफहमी है ना, ये बहुत बड़ा नुकसान आपका कर देती है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो आप इग्नोर कर जाते हो जब आप फॉर्म भरते हो। मैं बात कर रहा हूँ जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर की पोस्ट की, जो आता है नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस के अंडर में, जिसकी पेरेंट मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। देखो, मैं आपको रिसेंट एक कल की बात बताता हूँ। एक स्टूडेंट है, मुझसे कल बात कर रहा था और एक्चुअली वो मुझसे पूछ रहा था, क्योंकि वो स्टैटिस्टिक्स के लिए एलिजिबल है, तो वो पूछ रहा था कि स्टैटिस्टिक्स की तैयारी कैसे करें। मतलब जेएसओ की पोस्ट के लिए जो स्टैट्स का पेपर होता है टीयर 2 में पेपर 3, उसकी तैयारी मैं कैसे करूँ। तो पहले उसने मुझसे पूछा कि सर, क्या मैं इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हूँ। तो मैंने उससे ये पूछा कि क्या आपने 12th में मैथ्स में आपके 60 मार्क्स थे आउट ऑफ 100, या फिर ये नहीं है तो इसके अलावा आपका ग्रेजुएशन में या तो कोई सब्जेक्ट हो वो है, तो उसके 12th में 87 समथिंग मार्क्स थे मैथ्स में, तो वो एलिजिबल है उसके लिए, ठीक है। लेकिन उसने क्या गलती करी मैं आपको बताता हूँ। उसने क्या किया, जब आप फॉर्म भर रहे थे ना, तो फॉर्म भरते वक्त आपको पॉइंट नंबर 18 और पॉइंट नंबर 19, मतलब आपका सीजीएल का जो फॉर्म आया है अभी, अब जो आपने भरा है, उसका पॉइंट नंबर 18 में और 19 में क्या पूछता है कि क्या आप जेएसओ की पोस्ट के लिए एलिजिबल हो, तो आप वहां पर यस करोगे। उसके बाद वो पूछता है कि क्या आप इस पेपर के लिए अपीयर करना चाहते हो, मतलब कि जेएसओ के लिए जो पेपर होता है स्टैटिस्टिक्स, क्या आप उसमें अपीयर होना चाहते हो, तो वहां पर आपको यस करना चाहिए। लेकिन उसने वहां पर नो कर दिया और इसकी वजह से वो उसके लिए एलिजिबल नहीं है, क्योंकि आपने वहां पर नो लिखा है। तो जो आपके लिए जब टीयर 2 आपका टीयर 1 क्लियर होगा, टीयर 2 का एडमिट कार्ड आएगा ना, तो वहां पर आपका नाम ही नहीं आएगा, ठीक है। तो ये गलती आप कई लोग करते हैं। मुझे एक तो कारण देखो ये हो सकता है, मुझे लगता है कि आप लोगों को आपको बताया नहीं जाता। जैसे मैंने जब बताया था, सीजीएल का जब फॉर्म आया था, तो मैंने तो आपको बताया था कि भाई अगर आप एलिजिबल हो, और एलिजिबिलिटी कंडीशन भी बताई थी कि अगर आप एलिजिबल हो तो यार ये आप टिक जरूर कर देना, आपको बैठना ही नहीं बैठना आपकी चॉइस है। लेकिन समय का भरोसा नहीं है। जैसे कि अभी आपको समय मिल गया है, तो आप स्टैट्स की तैयारी कर सकते हो, पढ़ाई कर सकते हो। तो आपकी तैयारी हो या ना हो, लेकिन आप एक ऑप्शन तो अपने पास रखो, एक विकल्प तो होना चाहिए। और ऑफिसर की पोस्ट है, और ये पोस्ट इतनी प्यारी है, मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर 5 पॉइंट ऐसे बताऊंगा जिसमें ये कई मायनों में इनकम टैक्स की पोस्ट हो गई, इंस्पेक्टर की, या जीएसटी इंस्पेक्टर, या सीबीआई इंस्पेक्टर, या असिस्टेंट इन एमईए, इन सबसे कई बेहतर है, ठीक है। 5 पॉइंट मैं आपको बताने वाला हूँ, जहां मैं आपको बताऊंगा कि कैसे ये पोस्ट इन पोस्ट बाकी सब पोस्ट से बेहतर है। तो आप लोग क्या करते हो, एक तो आपको जानकारी नहीं होती है, कुछ आपको गलतफहमियां हो जाती है, कुछ आपको मिसकंसेप्शंस, या मार्केट में अलग अलग लोग अलग अलग बातें करते हैं जिससे कि आप मिसगाइड हो जाते हो। जैसे कि कई लोगों को ये लगता है, कई स्टूडेंट्स का ये कहना है कि सर उसमें वैकेंसी बहुत ज़्यादा कम होती है। तो कम वैकेंसी तो हम तैयारी करने का मतलब क्या है, मतलब अगर एक तरफ आप देखेंगे तो जो बाकी सब पोस्ट हैं, है ना, उन सब की मिला करके तो 8 से 10,000 वैकेंसी आती है। लेकिन जेएसओ की पोस्ट केवल 200, 250, 300, तो 16 वाले एग्जाम में इसकी 600 वैकेंसी, 666 वैकेंसी थी। तो मैं ऑन एन एवरेज बात करें तो 400 450 वैकेंसी हर साल आती है। अब आपकी ये गलतफहमी मैं दूर करता हूँ कुछ स्टैटिस्टिक्स दिखा करके, ठीक है। हम बात कर रहे हैं जेएसओ की और स्टैटिस्टिक्स की। तो स्टैटिस्टिक्स में आपको बताता हूँ, 2019 का जो सीजीएल हुआ उसका रिजल्ट मैं आपको बताता हूँ। टीयर 1 का जब कट ऑफ आया, एसएससी सीजीएल 2019 का टीयर 1 का कट ऑफ आया, तो अदर पोस्ट है, मतलब अदर मतलब अपार्ट फ्रॉम जेएसओ एंड एओ, बाकी सारी पोस्ट का कट ऑफ जो था वो 147 आउट ऑफ 200, ठीक है। 147 कितने में से, 200 में से। और अगर आप बात करें हम जेएसओ का कट ऑफ टीयर 1 का, तो वो था 165 आउट ऑफ 200। मतलब क्या हुआ कि जो जेएसओ का कट ऑफ था वो बाकी सब पोस्ट से कट ऑफ से 18 नंबर ज्यादा था। ऑब्वियसली तो बहुत सारे बच्चे वो होंगे जिनका 147 से 165 के बीच में नंबर होगा, वो उस कंपटीशन से बाहर होंगे, मतलब कि वो जेएसओ की पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं होंगे, मतलब वो स्टैट्स के पेपर के लिए अपीयर नहीं हो सकते, ठीक है। लेकिन जितने बच्चे टीयर 1 का कट ऑफ क्लियर किए थे, वो जब टीयर 2 में गए, उसके बाद क्या हुआ, टीयर 2 का कट ऑफ मैं आपको बताता हूं। टीयर 2 का कट ऑफ है बाकी अदर पोस्ट के लिए 528 आउट ऑफ 600, ठीक है। टीयर 1 के 200 और टीयर 2 के 400, मतलब 528 नंबर कितने में से, 600 में से। और वहीं आप जब जेएसओ की कट ऑफ की बात करें तो उसका कट ऑफ है 488 मार्क्स आउट ऑफ 800, 800 में से, क्योंकि स्टैट्स का एक्स्ट्रा पेपर होता है पेपर 3 200 नंबर का, ठीक है। मतलब कहां पर 600 में से 528 कट ऑफ जा रहा है, और कहां पर 800 में से 488 कट ऑफ जा रहा है। और ये इसलिए नहीं हो रहा कि वैकेंसी कम हो रही है, ज्यादा हो रही है। मैं आपको इसका कारण बताता हूं क्या है कि कई सारे स्टूडेंट्स
ये एक तो ये गलती करते हैं कि वो उसके लिए अपीयर नहीं होते हैं, दूसरा वो जब अपीयर होते हैं तो वो पढ़ाई नहीं करते हैं, उसकी वजह से वो बाहर हो जाते हैं और बहुत कम संख्या में बच्चे उस एग्ज़ाम के लिए जाते हैं और कम नंबर में वो बाहर अच्छी तरह से एग्जाम निकालो, मतलब कम नंबर स्कोर करके भी वो कट ऑफ क्लियर कर जाते हैं। हालांकि मैं आपको बता दूं कि टियर 2 में जितने पेपर भी होते हैं, मतलब टियर 1, टियर 2, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4, चारों पेपर में आपको मिनिमम 60 मार्क्स लाना जरूरी है ना। अगर आप जनरल कैटेगरी से हो तो आपको 100 में से 60 नंबर लाना ही पड़ेगा, चाहे आप क्वांट की बात करो, इंग्लिश की, पेपर 3 या पेपर 4, ठीक है। तो ये वैकेंसी का भी मैं आपको समझा दिया है कि यहाँ पर भी क्या गड़बड़ी होती है और आप लोग कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिस कर देते हो। मतलब सोच के देखो, 528 कट ऑफ जा रहा है बाकी अदर पोस्ट का और 488 जा रहा है जेएसओ का। मतलब कि अगर इनमें वो सारे बच्चे हैं जिन्होंने जेएसओ के लिए एलिजिबल है और उन्होंने यस किया है, तो वो सारे बच्चे वो उस पोस्ट के लिए भी एलिजिबल हो गए। और ये पोस्ट बहुत ही प्यारी है, मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में कि कई मायनों में पोस्ट कितनी अच्छी है और आपको इसकी तैयारी क्यों करना चाहिए अगर आप इसके लिए एलिजिबल हो तो, ठीक है। और अगर आप तैयारी कर रहे हो, करना चाहते हो, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, मैं आपको पूरा स्टडी मटेरियल कोर्स प्रिपेयर है, आप वहाँ पर प्रिपरेशन कर सकते हो, सब कुछ वहाँ पर मिलेगा आपको। प्रीवियस क्वेश्चंस आपको सॉल्व मिलेंगे, अब थ्योरी लेक्चर्स हैं और उसके अलावा आपको क्लास नोट्स पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए मिलेंगे। और सबसे बड़ी चीज़ है, मेरा सपोर्ट आपके पास रहेगा, जो भी आप पूछना चाहते हो पर्सनल लेवल पर आप मुझसे पूछ सकते हो। मेरी इच्छा ये है कि आप अच्छा खासा स्कोर करो, क्योंकि देखो इंपॉर्टेंट ये नहीं, मैं आपको हमेशा कहता हूँ, ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि आप केवल सिलेक्शन ले लो और कहीं भी जाके पोस्टिंग हो जाओ और जाके नौकरी करना शुरू कर दो, इसमें वो मजा नहीं आने वाला है। अगर आप सिलेक्शन ले रहे हो तो मेरी इच्छा ये हो, मैं आपसे यही कहूँगा कि इतनी मेहनत करो कि कम से कम आपको पोस्टिंग आपकी पसंद की जगह पे मिले। अगर आप काम करना भी चाहते हो, अगर आप हरियाणा के रहने वाले हो तो आपको पोस्टिंग हरियाणा ही मिले। आप केरला जाके करोगे क्या, ठीक है। अगर आप उत्तर प्रदेश में रहते हो तो आपको यूपी में ही कहीं पोस्टिंग मिल जाए तो आपको अच्छा भी लगेगा, कम से कम आपको फेमिलियर रहेगा, लैंग्वेज प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर आपको तमिलनाडु मिल गया तो आपको कुछ समझ में नहीं आने वाला और अच्छी से अच्छी पोस्ट भी आपको खराब लगने वाली है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आप तैयारी करोगे। अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि जेएसओ की पोस्ट कैसे बेहतर है बाकी सारी पोस्ट से, और आप खुद कन्विंस होने वाले उस वीडियो को देखने के बाद। तो शुरू करते हैं एक एक करके। तो सबसे बेहतरीन चीज़ इस डिपार्टमेंट की है वो है इसकी ट्रांसफ़र पॉलिसी। अब देखो, अगर आपको मान लो इनकम टैक्स मिल जाता है, जीएसटी मिल जाता है, लेकिन आपको पोस्टिंग मिलती है साउथ में। आपको पता है जीएसटी जो था पहले एक्साइज डिपार्टमेंट था और इस डिपार्टमेंट ने बहुत टाइम पहले ही ट्रांसफ़र पोस्टिंग्स बंद कर दी है, मतलब कि ट्रांसफ़र्स होते ही नहीं है। और अभी रिसेंटली इनकम टैक्स का ही न्यूज़ है, इनकम टैक्स ने भी अपने यहाँ पे ट्रांसफ़र करना बंद कर दिए हैं। क्यों? क्योंकि हर कोई, ज़्यादातर बच्चे नॉर्थ के होते हैं, है ना। ज़्यादातर एसएससी सीजी की तैयारी करता कौन है? मैक्सिमम तो स्टूडेंट्स नॉर्थ के ही होते हैं, तो वो साउथ में जाते हैं और साउथ से वो आना चाहते हैं, या फिर कोई दिल्ली पोस्टिंग चाहता होगा। लेकिन अगर आप जेएसओ बनते हो और जेएसओ बनकर आपको साउथ को पोस्टिंग मिल जाती है तो आपको ट्रांसफ़र मिलना बहुत आसान है। ये सबसे अच्छी बात है और सबसे बेहतरीन बात है इस डिपार्टमेंट की, जो पूरे इंडिया में भारत सरकार के अंदर जितने भी मंत्रालय हैं, जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं और कहीं भी आप काम करो, ऐसी ट्रांसफ़र पॉलिसी किसी की भी नहीं है। वो सबसे ब्यूटीफुल चीज़ है। क्योंकि होता क्या है ना, अगर आप जेएसओ की प्रिपरेशन कर भी रहे हो, स्टैटिस्टिक्स पढ़ भी लोगे और किसी कारण से मान लो आपका कहीं नंबर कम ज़्यादा हो गए और आपको कहीं खराब जगह पोस्टिंग मिल भी गई है, तो भी पॉसिबिलिटी है कि बहुत कम समय में आपका ट्रांसफ़र आपके होम स्टेट में या कहीं उसके पास आपको हो सकता है। मैं आपको कहानी सुनाता हूँ मेरे ही फ्रेंड की। एक्चुअली मैं उसका मेरे बैचमेट था और मेरे बैचमेट होने के पहले वो एक्साइज में था, सेंटर एक्साइज में, लेकिन उसकी रैंक बहुत नीचे की थी और नीचे की रैंक होने की वजह से उसको तमिलनाडु मिला और तमिलनाडु में उसने लगभग 2.5 से 3 साल काम किया। वहाँ पर उसको बहुत प्रॉब्लम हुई, लैंग्वेज की प्रॉब्लम थी, बहुत सारे इश्यूज उसको आए। उसने एग्जाम की फिर से तैयारी करी और तैयारी करके उसको जेएसओ की पोस्ट मिली है, लेकिन जेएसओ की पोस्ट उसको थोड़ी सी दूर मिली है। दूर मिलने के बाद भी कोई इशू नहीं हुआ। अभी वो उसको दिल्ली चाहिए था, वो दिल्ली के अंदर है, बिना प्रोबेशन खत्म होने के पहले ही। मतलब ये स्थिति है कि पूरे बैच का प्रोबेशन खत्म नहीं हुआ, उसके पहले ही ट्रांसफर हो गए, जबकि ऐसा होता नहीं है। प्रोबेशन पीरियड जब तक खत्म ना हो तब तक आप नाम भी नहीं ले सकते ट्रांसफर का। लेकिन इस डिपार्टमेंट में ये बहुत अच्छी बात है, इस मामले में डिपार्टमेंट बहुत ज़्यादा अच्छा है, मतलब अपने कैंडिडेट्स के, अपने एम्प्लॉयज़ के लिए। हालांकि यहाँ पर भी ये स्थिति पहले नहीं थी, लेकिन अभी धीरे धीरे चीज़ें इंप्रूव हो रही है। अब अनलाइक दूसरे डिपार्टमेंट जहाँ पर जीएसटी इनकम टैक्स में उल्टा हो रहा है, वहाँ पर अब ट्रांसफर पॉलिसी लगभग खत्म की जा रही है, ट्रांसफर अब करना बंद कर रहे हैं। जबकि यहाँ पर जो ये डिपार्टमेंट है नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स, ये काफ़ी अच्छा कर रहे हैं ट्रांसफर के मामले में। तो आपके लिए सबसे बड़ा बेनिफिट तो यही होगा, क्योंकि अगर आपको होम पोस्टिंग चाहिए, आपको कोई ऐसी पर्टिकुलर जगह पोस्टिंग चाहिए, आपको यूपीएससी के लिए पढ़ना है और आपको दिल्ली जाके पढ़ाई करना है,
अगर आपको नहीं हो पा रहा तो आप इसे नौकरी करने का मतलब क्या है, ठीक है। तो फेवर्ड पोस्टिंग बहुत बड़ा फैक्टर होता है गवर्नमेंट जॉब में, जिसको कि लोग इग्नोर करते हैं, और उस मामले में ये डिपार्टमेंट सबसे बढ़िया है पूरे इंडिया में। तो ये हो गई पहले इसका बेनिफिट। अब बात करते हैं सेकंड चीज़ की। सेकंड बेनिफिट इस पोस्ट का क्या है, वो है यहाँ का वर्कलोड। वर्क प्रेशर कैसा है, काम कितना करना पड़ता है ना। जैसे कि आपको पता है, इनकम टैक्स हो या जीएसटी हो, सीबीआई हो, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर इन एमईए, कोई सा भी डिपार्टमेंट उठा लो, जब से ये गवर्नमेंट आई है, मतलब मोदी जी जब से प्रधानमंत्री बने हैं और जब से टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस किया है, मतलब डिजिटाइजेशन हुआ है इंडिया में, तब से हर डिपार्टमेंट का वर्कलोड बहुत बड़ा है। लेकिन इंट्रोडक्शन तो टेक्नोलॉजी का एनएसओ में भी हुआ है, लेकिन यहाँ पर इतना वर्कलोड नहीं है एज कम्पेयर टू अदर डिपार्टमेंट्स। आपको ये, अगर आप थोड़ा बहुत मेहनत करना जानते हो, देखो मैं वही कह रहा हूँ कि सरकारी नौकरी का मतलब ये नहीं होता, जैसे पुराने ज़माने में पहले एक ज़माना था कि लोग सरकारी नौकरी का मतलब आराम करना मानते थे, तो अब वो नहीं है। हालांकि जनरेशन भी आज की ऐसी नहीं है कि आराम करना चाहती है, तो ये कोई नहीं बोलेगा कि आपको सरकारी नौकरी का मतलब आराम ही आराम है। लेकिन एक बात है कि इस डिपार्टमेंट में इतना काम नहीं जितना दूसरे डिपार्टमेंट में है। उसका रीज़न मैं आपको बताता हूँ क्यों। अगर आप इनकम टैक्स में जाओगे, जीएसटी में जाओगे, इनकम टैक्स क्या करता है, टैक्स कलेक्शन करता है। उसको दो काम है उसके, एक तो टैक्स कलेक्शन करना, दूसरा टैक्स की चोरी रोकना। तो ये चीज़ें है ना बढ़ती चली जा रही है, कम नहीं हो रही है, ठीक है। इसका तो फाइलों का अंबार बड़ा ही रहता है और हमेशा काम पेंडिंग ही रहता है। ये जो डिपार्टमेंट है ना, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस और ऐसे जेएसओ, जब आप काम करते हो तो यहाँ पर क्या होता है, राउंड्स चलते हैं। मतलब कि आपका 1 साल का 6 महीने का काम आपको मिला है, तो आपको ये 1 साल में काम खत्म करना है। अब कई जगह क्या होता है ना, ये काम कम समय में भी खत्म हो जाता है। जैसे कि हमारे ऑफिस में जब हम ज्वाइन किए थे, ज्वाइनिंग जब हुई थी ना, तो हम लगभग 3 महीने खाली बैठे थे, और हमारे साथ साथ जो हमारे पुराने लोग थे ना, वो हमारे साथ साथ आखिरी के 1.5-2 महीने वो खाली बैठे थे, क्योंकि राउंड जो था वो 12 महीने का होता है, लेकिन 10 महीने में वो काम खत्म हो गया। तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको छुट्टी मिल जाएगी आप घर चले जाओ, आपको ऑफिस तो आना ही पड़ेगा, और छोटे मोटे कुछ काम होंगे तो करना, अदरवाइज आप बैठे रहो। ये सबसे अच्छी बात है इसकी। हालांकि ऐसा नहीं है कि इसकी तरफ ध्यान नहीं जाता, सीनियर ऑफिसर्स को वो भी देखते हैं, तो ऐसा नहीं कि आपको हमेशा खालीपन मिलेगा। लेकिन फिर भी मैं आपको ये चीज़ हो सकती है कि आपको जो काम मिला है उस काम को आप मैनेज करके कम समय में करके अपना समय बचा सकते हो, ठीक है। एक फायदा इसमें और ये होता है कि आप वर्कलोड कम कैसे कर सकते हो, आप एफओडी और नॉन एफओडी में चूज कर सकते हो। ये ऑप्शन आपको किसी डिपार्टमेंट में नहीं मिलता, ठीक है। जैसे आप इनकम टैक्स में जाओ तो आपको हर जगह आपको काम करना पड़ेगा, क्योंकि आपको अनुभव मिल जाए हर सेक्शन में, असेसमेंट हो गया, नॉन असेसमेंट हो गया। वही अगर आप सीबीआई के अंदर जाओगे तो वहाँ पर आपको हर डिपार्टमेंट में, हर सेक्शन में आपको काम करवाया जाएगा। यहाँ पर ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। जैसे मान लीजिए कोई पीएच कैटेगरी का है, कोई दिव्यांग है और उसको कोई इशू है, अब वो फील्ड वाला काम तो कर नहीं सकता, तो वो क्या करेगा, तो उसको नॉन एफओडी में रखा जाता है, जो कि केवल ऑफिस का काम होता है, ऑफिस जॉब होती है। तो ऑफिस जॉब होगी तो आपको कहीं जाना नहीं, आपको सुबह 9:30 से 6 तक बैठना है और आपके घर, ठीक है। जो भी ऑफिस का काम आप उसको काम खत्म करके आप जा सकते हो। उसके अलावा आपकी चॉइस भी होती है, जैसे कि आपको अगर नॉन एफओडी चाहिए, आपको मान लीजिए फील्ड जॉब नहीं करना है, आपको एफओडी चाहिए, तो एनएसओ जो होता है, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस जो होता है, वो कई सारे मंत्रालयों में अपने जेएसओ को भेजता है। तो आप दिल्ली के अंदर पोस्टिंग ले सकते हो। इंडिया में कई सारे ऑफिस है जहाँ पर नॉन एफओडी की वैकेंसी होती है, तो वहाँ पोस्टिंग ले सकते हो। तो ये ना बहुत अच्छा ऑप्शन है जो आपको कहीं नहीं मिलने वाला है, कि आप चूज कर सकते हो कि आपको फील्ड वाला जॉब चाहिए, आपको ऑफिस वाला जॉब चाहिए। तो अकॉर्डिंगली आप अपनी प्लेस ऑफ पोस्टिंग, जब आप डीवी आपका होगा तो वहाँ भर सकते हो, या आप ट्रांसफर जब चाह रहे हो तो ट्रांसफर के टाइम पे आप ये अपना ऑप्शन दे सकते हो कि हमको यहाँ पर पोस्टिंग मिल जाए, ताकि ऑटोमेटिकली आपको नॉन एफओडी मिल जाए या एफओडी मिल जाए। तो ये सबसे अच्छी चीज़ है, और इसकी वजह से आपका वर्कलोड बहुत कम हो जाता है, जिसका बेनिफिट आपको मिलता है आपकी दूसरे कामों में। मतलब कि आप अपना समय दे सकते हो। आपको या तो कोई पढ़ाई करना है 3-4-5 घंटे, या वो स्टेट पीसीएस की तैयारी करना है, या यूपीएससी की आपको आईएएस बनने का आपका ड्रीम है, तो वहाँ आप अपना समय दे सकते हो, क्योंकि वर्कलोड इतना नहीं है, तो वो टेंशन लेकर के आप घर नहीं आते, और आप रिलैक्स लाइफ, मतलब एक प्रॉपर वर्क लाइफ बैलेंस मेंटेन करते हुए आप काम कर सकते हो। थर्ड चीज़ जो है यहाँ पर, वो है एक्स्ट्रा इनकम। अब एक्स्ट्रा इनकम से मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे करप्शन होता है, आप करप्शन से पैसा कमा सकते हो। मैं आपको बता दूं कि एक डिपार्टमेंट ऐसा है जहाँ पे ना ही करप्शन का स्कोप है, और ये करप्शन फ्री, और ना ही, वैसे तो किसी को करप्शन करना ही नहीं चाहिए, लेकिन यहाँ पर स्कोप भी नहीं है, ठीक है। लेकिन फिर भी आप एक्स्ट्रा इनकम कर सकते हो, और वो इनकम लगभग 8 से 10 हज़ार रुपये महीने की आप कर सकते हो। वो कैसे कर सकते हो, देखो होता क्या है ना, ये स्पेशली कब आप करोगे, जब आप फील्ड वाला लोगे, मतलब फील्ड एफओडी जब लोगे ना, फील्ड ऑपरेशंस डिवीजन, तब हो सकता है। होता क्या है फ्रेंड्स, जनरली जब आप फील्ड में जाते हो या आप सरकारी काम से जा रहे हो, है ना, आप अपने पर्सनल काम से जा नहीं रहे हो, वो सरकार आपको खर्चा देती है। अब खर्चा क्या देती है, पहले ये खर्चा बहुत कम हुआ करता था, लेकिन 2016 में 17 में आई थिंक ये बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया।
कितना मिलता है, अगर आप एक दिन के लिए एक दिन के लिए टूर पे जाते हो तो आपको पर डे 800 रुपये खाने का मिलेगा। मतलब आप खाना खाओगे उसके 800 रुपये, और आप नाइट स्टे अगर करते हो तो 750 रुपये आपको होटल के मिलते हैं। यानी कि अगर आप मान लीजिए एक दिन पूरा आपने बिताया कहीं बाहर तो आपको 1550 मिलते हैं। ठीक है, हालांकि ये तभी होगा जब आप ऐसी जगह जा रहे हो जो बहुत दूर है, जहाँ आपको रात रुकने की ज़रूरत है ना। जैसे आप 70-80 किलोमीटर 100 किलोमीटर से दूर कहीं जा रहे हो जहाँ की ट्रैवल बहुत लंबा हो गया तो आपको रुकने की जरूरत है। अदरवाइज 30-40 किलोमीटर आप जा रहे हो तो वहाँ पर आपको स्टे नहीं मिलता, बिकॉज आपको सुबह जाना है और शाम को वापस आना होता है। लेकिन फिर भी आप खुद सोच के बताओ कि 800 रुपये दिन का कौन खा सकता है। और पहले के ज़माने में क्या होता था ना, मतलब ये पहले का मतलब मैं कह रहा हूँ 3-4 साल पुरानी बात है, बिल्स मांगे जाते थे, मतलब खाने का या किसी भी चीज़ का बिल मांगा जाता था और बिल को वेरीफाई करके आपको पेमेंट करते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं होता, अब आप केवल अपनी डायरी में लिख सकते हो कि इतना खर्चा, इतने दिन आपने टूर किया और इतना एक्सपेंस हुआ, और वो पैसा आपको रीइंबर्स हो जाता है। ठीक है, तो ये एक बहुत अच्छा सोर्स है, क्योंकि इसमें सरकार आपसे पूछ नहीं रही है कि आपने कितना खाया क्या है। वो मान के चल रहे हैं कि आप टूर पे गए हो तो आपने खाया ही होगा, आपने नाइट स्टे किया है तो आप होटल में रुकोगे, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है और कई लोग इसमें करते हैं। जैसे कि आप मान लो कि आप एफओडी में आपका लगता है, फील्ड ऑपरेशन डिवीजन में आपकी पोस्टिंग होती है, और वहाँ पर आप मान लीजिए आप जो कि 22 दिन आप काम करोगे, सैटरडे संडे छुट्टी होती है, तो 30 में से 8 गए तो बचे 22 दिन। 22 दिन में से और छुट्टी 1-2 काट लो क्योंकि कोई त्यौहार आ गया या फिर कोई आप सीएल ले लिया आपने, है ना। तो लगभग 20-21 दिन आप काम करोगे, 20 दिन ही मान लो, अब 20 दिन से ज़्यादा कोई काम नहीं करता, 20 दिन आपका ऑफिस रहता है। अब 20 दिन का ऑफिस है और मान लो जो 10 से 11 दिन आप या 12 दिन फील्ड करते हो, तो आपका कितना खर्चा, और आप डेली भी फील्ड कर रहे हो तो आप खुद सोच के देखो कि 800 रुपये का आप खाना खा सकते हो, नहीं खा सकते। ठीक है, कई बार होटल में आप स्टे करते हो तो कई लोग क्या करते हैं, जैसे कि मान लीजिए कभी भी ऐसे अकेला कोई जाता नहीं है तो 2-2 लोग जाते थे साथ में, तो 2 लोग जा रहे तो दोनों एक साथ स्टे कर गए। कई लोग क्या करते हैं, जैसे कि कोई ऐसी जगह का अपना पोस्टिंग ले लेते हैं या ऐसी जगह का टूर लेते हैं जो कि जहाँ पर आपको कोई रिलेटिव रहता है या कोई पहचान का रहता है, तो वहाँ स्टे कर गए। ठीक है, तो वहाँ पे होटल के पैसे देने की जरूरत नहीं है। तो इस प्रकार से आप कर सकते हो, मतलब गवर्नमेंट आपको दे रही है, गवर्नमेंट आपसे हिसाब नहीं मांग रही कि आपने 800 रुपये का खाया, कितना खाया, क्या करा, वो खर्चा नहीं मांग रही, गवर्नमेंट मान के चलती है और आपको दे देती है। ठीक है, तो उसको करप्शन आप नहीं मान सकते और वो पूरा पैसा रीइंबर्स हो जाता है। 1 महीने 2 महीने जो आपको बस बताना है और आपको पैसा आपके अकाउंट में आ जाता है, वो जैसे सैलरी आती है वैसे आता है। तो ये एक अच्छा सोर्स है, मतलब 8-10 हज़ार रुपये अगर आप बाहर कहीं पोस्टिंग आपकी मिली आपको और आप बाहर की जॉब कर रहे हो अपने घर से, तो एक चीज़ मैं आपको इंश्योर कर सकता हूँ, आपका खर्चा आपको नहीं करना पड़ेगा। मतलब इस तरीके से आपका खर्चा पूरा निकल जाएगा, वो पूरी सैलरी आपके अकाउंट में आएगी। तो ये एक बहुत अच्छा बेनिफिट है। और सबसे अच्छी बात ये है कि ये करप्शन नहीं है। ठीक है, करप्शन इसको आप नहीं कह सकते और करप्शन करना भी नहीं चाहिए। किसी को बहुत शौक है इनकम टैक्स में या सीबीआई में, केवल अगर कोई इसलिए जाता है तो जाए और कर सकता है, क्योंकि वहाँ पर उसके बाद जो होता है वो आप देख सकते हो। इस समय कई सारे न्यूज़ में मैं देखता हूँ, सेंट्रल एक्साइज के कई सारे लोग ऐसे जो सस्पेंड हुए, टर्मिनेट। ये गवर्नमेंट तो ऐसी ही मोदी की गवर्नमेंट है जो टर्मिनेट ही करती है, मतलब ये आपको सस्पेंड नहीं करेंगे, अगर आप पकड़ा गए तो टर्मिनेशन ही होता है। लेकिन क्योंकि जेएसओ की पोस्ट में कोई स्कोप ही नहीं है, तो ये अच्छी चीज़ है, यहाँ पर एक अच्छा बेनिफिट है। चौथी चीज़ जो इसका है, जो प्लस पॉइंट है, वो एक्चुअली इसको प्लस पॉइंट अभी नहीं कह सकते बिकॉज ये होने वाला है, लेकिन ये बहुत जल्दी होने वाला है। वो ये है कि देखो क्या होता है ना, ये जो पोस्ट है 4200 ग्रेड पे की है, मतलब कि लेवल 6 की पोस्ट है। लेकिन इसकी अंदर जो डिपार्टमेंट है ना, इसके अंदर एसोसिएशंस होती है, मतलब जो स्टैटिस्टिकल ऑफिसर्स है उसकी एसोसिएशन है, वो कंटिन्यूसली फाइट कर रहे हैं इसके लिए कि जो ग्रेड पे है जेएसओ की, वो 4200 से बढ़ा करके 4600 की जाए, और जो एसएसओ की ग्रेड पे 4600 है वो बढ़ा करके 4800 की जाए। और पॉसिबिलिटी है, मतलब कि अंदर के लोग ये बताते हैं, और ये पॉसिबिलिटी है कि बहुत जल्दी होने वाला है। ठीक है, क्योंकि आपको याद होगा कि लगभग 2 साल पहले सीबीआई का सब इंस्पेक्टर जो है, इसकी ग्रेड पे भी 4200 हुआ करती थी, लेकिन अब वो 4600 ग्रेड पे है। तो ये रिक्वायरमेंट के हिसाब से चेंज हो सकता है। अगर ये हो गया तो मैं आपको बता दूं, ये बहुत ही ज़्यादा डिजायर्ड पोस्ट होने वाली है, क्योंकि डिपार्टमेंट बहुत ही अच्छा है। यहाँ पर अगर आपको अभी कई सारे बच्चे इसलिए भी इस पोस्ट को नहीं लेते क्योंकि उनको लगता है कि 4200 ग्रेड पे की है तो सैलरी हमारी 42-45 हज़ार के आसपास जेड सिटी या वाई सिटी में बनने वाली इन हैंड सैलरी, तो ये उनको कम लगती है एज कम्पेयर टू इनकम टैक्स या उधर कहीं। लेकिन अगर ये 4600 हो गया तो ये कंपटीशन में ये पोस्ट आ जाएगी, और ये कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा डिजायर्ड पोस्ट होने वाली है। तो तब कंपटीशन बढ़ेगा और तब इस पोस्ट को लेने की कोशिश करोगे। ज़्यादा कंपटीशन में वो ज़्यादा अच्छा है भाई, अभी पढ़ाई कर लो और अभी इस पोस्ट को ले लो। क्योंकि मैं आपको बता दूं, ये डिपार्टमेंट की जो वैल्यू है ना, वो भी बढ़ने वाली है। उसका रीज़न बताऊं क्यों? क्योंकि आने वाला जो समय है ना, वो डेटा का है। हमारे जो मुकेश अंबानी जी ने, उन्होंने एक बार कहा था कि डेटा इज द न्यू फ्यूल। अब आने वाले समय में डेटा साइंटिस्ट, डेटा एनालिसिस, इनकी जॉब्स बढ़ रही है। स्टैटिस्टिक्स एज अ सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है, और डेटा एक ऐसी चीज़ है जो बहुत क्रूशियल, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस पर पूरा बिजनेस टिका हुआ है।
और सबसे बड़ी बात देखो, हमारे देश में जो नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस है ये इतने लार्ज स्केल पे डेटा कलेक्शन का काम करती है, तो आप समझ लो ये सोने से भी कितना महंगी चीज़ इस डिपार्टमेंट के पास है और उसका आप हिस्सा होगे। तो मुझे लगता है कि इन फ्यूचर शायद इस डिपार्टमेंट की वैल्यू बढ़ेगी, क्योंकि ऑलरेडी इनके पास में एक एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है जो इस दिशा में काम कर रहा है, और इसको अगर स्ट्रीमलाइन किया जाए और अच्छा किया जाए तो शायद ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकता है। और अगर आप इसमें रहोगे तो शायद आपको भी इसका बेनिफिट मिलेगा। कम से कम आपको ये प्राउड तो फील होगा और आपको ये समझ तो आ जाएगा कि डेटा कैसे काम करता है, डेटा क्या होता है, और आप नेशन कंट्रीब्यूशन में, नेशनल बिल्डिंग में कैसे कंट्रीब्यूट करते हो अपने लेवल पे। ठीक है, तो ये एक बहुत अच्छा बेनिफिट है इस डिपार्टमेंट में। और फिफ्थ पॉइंट है कि ये जो पोस्ट है ना, जेएसओ की पोस्ट है, ये सबसे आसानी से इसमें आपको होम पोस्टिंग मिल जाती है। देखो, अब मुझे नहीं पता कि आप लोगों को कितनी समझ में आती है ये बात, लेकिन मैं आपको बता रहता हूँ, मेरे पास में बहुत लंबा एक्सपीरियंस है इस एग्जाम को लेकर के और इन सब पोस्ट को लेकर के। और सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट आज के समय में जो है ना, वो है होम पोस्टिंग, ना कि ड्रीम पोस्ट। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको ड्रीम पोस्ट आपको नहीं मिलना चाहिए। अगर आपको लगता है कि आपको इनकम टैक्स ही चाहिए या आपको दिल्ली में असिस्टेंट इन एमईए ही चाहिए, तो वो तो मिलना ही चाहिए। लेकिन अगर आपको कोई ऐसा डिपार्टमेंट आपने चूज कर लिया जो आपको पोस्टिंग बहुत दूर दे रहा है आपके घर से, तो ये बहुत बड़ा रोना बन जाता है एक समय के बाद में। तो होम पोस्टिंग जो है ना, वो आज के समय में वरदान है। और जैसे कि आप देख सकते हो, अभी कोरोना के टाइम पे ये सबसे ज़्यादा बड़ी चीज़ है आज के समय में कि आप अपने घर वालों के साथ में रह करके सरकारी नौकरी कर रहे हो। क्योंकि जैसा कि आपको पता ही है, लगभग 11 से 12 करोड़ नौकरियां गई है कोविड में केवल इंडिया में, लेकिन एकमात्र ऐसी नौकरी जो कि आज बची हुई है, सस्टेन कर रही, वो है सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब या स्टेट गवर्नमेंट जॉब। ठीक है, तो ये आप समझ सकते हो। और होम पोस्टिंग, देखो होम पोस्टिंग के ना वैसे बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं, स्पेशली जेएसओ के केस में और ज़्यादा बेनिफिट्स हैं। होता क्या है, जैसे कि आप बैंक की अगर नौकरी देखेंगे, बैंकिंग में जॉब करते हैं, तो बैंक वाले जो होते हैं ना, आपको घर का किराया देते हैं। किराया तो आपको भारत सरकार भी देगी, लेकिन फ़र्क है, बैंक वाले जो किराया देंगे वो आपके लैंडलॉर्ड को देंगे। मतलब बैंक वाले एक्चुअल में आपको किराया देते हैं, लेकिन भारत सरकार जो होती है जब आपको घर का किराया देती है तो वो फिक्स अमाउंट देती है। वो ये नहीं पूछती है कि आप किराया कितना दे रहे हो, कम दे रहे हो, ज़्यादा दे रहे हो या नहीं दे रहे हो। होम पोस्टिंग में जब आप लोगे ना, तो आपका पूरा किराया घर का बच जाता है, वो बहुत बड़ा एक्सपेंस आपका बच जाता है। आपको घर का खाना मिलता है, ये बहुत बड़ा ये भी इशू होता है, क्योंकि आप कुछ समय तो आपको अच्छा लगेगा, लेकिन एक समय बाद में आपको पता चलेगा कि घर के खाने की क्या वैल्यू होती है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। और जब आप फील्ड ऑपरेशन डिवीजन में, मतलब कि एफओडी में होते हो, एनएसओ में, और जब आप होम पोस्टिंग लेते हो ना, आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। क्या होगा, जैसे कि जब आप फील्ड पे जाओगे, तो अगर आपका घर है, आपका जन्म उस जगह पे हुआ है, और आप उस फैमिली और उस जगह से, उस शहर से या उसके आसपास के इलाकों से, तो बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है आपके लिए कहीं भी जा करके काम करना। ठीक है, आपको लैंग्वेज बैरियर नहीं होता, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आती है अगर आपकी होम पोस्टिंग है। दूसरा, जैसे कि आप जिस शहर में रहते हो उसके आसपास के गांव में, आपके आसपास से कोई जिलों में आपकी टूर लग रहा है, आप जाते हो वहाँ पे टूर पे, तो हो सकता है आपका कोई रिलेटिव वहाँ पर रहते हो, तो वहाँ पर आपके जाकर ठहर गए तो आपके वो होटल के पैसे बच जाते हैं। अगर आप खाना उनके खा लेते हो तो आपके खाने के पैसे बच जाते हैं। ठीक है, तो ये होम पोस्टिंग के और कई सारे बेनिफिट्स हैं। जैसे कि आपकी मान लीजिए व्हीकल की प्रॉब्लम है, अभी आप बाहर जाओगे, जब आप पोस्टिंग आपके घर से बाहर होगी ना, दूर, तो आप अगर टूर पे जाओगे तो आपको, अगर आप गाड़ी आपके पास में होना बहुत ज़रूरी है। स्पेशली जैसा 50-60 किलोमीटर की अगर रेंज में अगर आप टूर करते हो, तो कहीं आपको बस मिल रही है, कहीं नहीं मिल रही है, तो उस केस में आपके पास में टू व्हीलर होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन आप जब आप घर पे रहोगे तो गाड़ियाँ अरेंज हो जाती है, अपने फ्रेंड की गाड़ी आप लेके जा सकते हो, किसी की भी व्हीकल आप अरेंज कर सकते हो। ऐसे है ना, छोटे छोटे कई सारे बेनिफिट्स हैं होम पोस्टिंग लेने के, स्पेशली जेएसओ के केस में। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये 5 पॉइंट्स थे और बहुत ही एक्चुअली है ना, बताने को तो बहुत सारे बता सकता हूँ, लेकिन क्योंकि आप लोग पूछ रहे थे इसलिए, और मैं इतना ही सम अप कर पाया। और अगर आप चाहते हो इसके बारे में, अगर और भी कोई आपकी क्वेरी है तो ज़रूर मुझसे पूछना, मैं आपको बताऊंगा और कोशिश करूंगा और ज़्यादा नए नए वीडियोस बनाने के लिए। और अगर आप तैयारी कर रहे हो पेपर 3 की, स्टैटिस्टिक्स की, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, यहाँ पे कोर्स है, आपको डेमो लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे, जाके आप देख सकते हो। एक बार देखना ज़रूर कि कैसे वीडियोस हैं और कैसा हम पढ़ा रहे हैं। वहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी, और वहाँ पर आपको एक व्हाट्सअप नंबर मिलेगा इंक्वायरी के लिए, उस पर्टिकुलर कोर्स से संबंधित या स्टैटिस्टिक्स की तैयारी से संबंधित आप कुछ भी पूछना चाहते हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो, मैं आप वहाँ पर आपको रिप्लाई करूँगा। लेकिन केवल और केवल स्टैट्स के बारे में ही पूछना, कोई दूसरी बात मत करना। ठीक है, उस वीडियो में यहाँ तक इतना ही था। कुछ भी आप पूछना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में लिखो, कोशिश करूँगा वीडियो बनाने की। इस वीडियो को यहाँ तक पूरा देखने के लिए थैंक यू सो मच।